ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमें सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया था कि ये एक अट्रैक्टिव यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन का फोर्स होता है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर रखे हुए हैं तो एक दूसरे को अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक लाइन पे एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएंगे जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है। और इसी फोर्स को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया था। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, उसमें उन्होंने ग्रेविटी को कोई फोर्स नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो ग्रेविटी होती है कोई भी मास के कारण, उस मास के कारण एक एनर्जी स्पेस टाइम में आ जाती है जो कि उसके रेस्ट मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट के होल स्क्वायर यानी कि E इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर, जहाँ एम उसका एम नॉट जो है वो उसका रेस्ट मास है और सी है स्पीड ऑफ लाइट के होल स्क्वायर। जितनी एनर्जी कोई रेस्ट मास ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है और वो जब उस स्पेस टाइम के कांटेक्ट में आता है तो वो एक कर्वेचर ले आता है, और इस कर्वेचर से स्पेस और टाइम में भी एक कर्वेचर आ जाता है, कुछ चेंज आ जाता है, और उसी चीज़ को, उसी कर्वेचर को हम कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटी बोलते हैं। और इसी वजह से उन्होंने ग्रेविटी को कोई फोर्स नहीं कहा, क्योंकि वो एक कर्वेचर की वजह से ऑटोमेटिकली एक फोर्स को जनरेट कर देता है। तो लेकिन ये ग्रेविटी है क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो टाइम डायलेशन है यानी कि टाइम में चेंज होना, वो सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही टाइम डायलेशन ग्रेविटी से प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक बहुत ऊंचे टावर पे बहुत सारी घड़ियां रख दें तो सबसे ऊपर वाली घड़ी है उस पर समय सबसे तेज चलेगा, सबसे नीचे वाली पे समय सबसे कम चलेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे वाली में सबसे ज़्यादा होगा, ऊपर वाली में कम, तो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हो जाएगा। अब देखिए, हम मैथमेटिकली कुछ प्रूफ करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा। तो जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते थे तो हम कुछ ऐसा लिखते थे कि एस जो है डिस्टेंस है, जो कि अंडर रूट में आएगा डेल्टा एक्स की होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर और प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। ये चीज़ हम लिखते थे, पर ये चीज़ हम तब लिखते थे जब हम डिस्टेंस फॉर्म लगाते थे और ये करते थे कि ऑब्जेक्ट सिर्फ 3 डायमेंशनल में ये मूव कर रहा है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि हम समय में भी मूव करते हैं। अब यहाँ जो डेल्टा एक्स है वो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि x2 माइनस x1 है, और डेल्टा वाई भी y2 माइनस y1 है, और डेल्टा जेड भी z2 माइनस z1 है। ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं हम इसे। अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। आपको पता होगा कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें हम ग्रेविटी को एज अ कर्वेचर और स्पेस और टाइम करते हैं, जैसे हम स्पेस और टाइम करते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं स्पेस टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, स्पेस टाइम। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पता चलेगा कि स्पेस का डायमेंशन कुछ और है, टाइम का डायमेंशन अलग है। क्योंकि स्पेस जो होता है वो एक लेंथ है, उसे हम मीटर, किलोमीटर इन सब में करते हैं, और टाइम एक यूनिट है जिसे हम सेकंड्स में, नंबर ऑफ इवेंट्स हैं सेकंड्स में, मिनट्स में करते हैं। तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों की जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। इसको आप कुछ इस तरह समझिए कि आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। मतलब बेसिकली क्या है, दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मीटर को आप 1 नैनो सेकंड के साथ प्लस कर रहे हैं और आप लिख दें 2, लेकिन अगर आप 1+1 2 कर रहे हैं तो फिर उसकी यूनिट क्या होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 1 मीटर जो है या तो आप उसे सेकंड्स में चेंज करें या नैनो सेकंड्स में चेंज करें। मतलब आपको दो चीज़ें जी दी गई हैं और उसमें से आपको जो है एक को एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें स्पेस जो है और टाइम को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर बेसिकली टाइम को हम क्या है, इसे हम डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस भी एक डिस्टेंस ही है। तो कैसे चेंज करते हैं, देखिए, हम स्पेस को ऐसे लिखते हैं कि ये तो स्पेस ही है, और टाइम को हम लिखते हैं c इंटू टी, बिकॉज डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अब ये दोनों चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अब ये दोनों चीज़ें हमारी ऐड हो सकती हैं। तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने भी लिखा, ये लिखा हमने स्पेस और हमने ये लिखा टाइम। तो टाइम को हम कैसे लिखेंगे, c इंटू टी। अब यहाँ जो c है ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है और ये t हमारा वैसे भी टाइम ही है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट क्यों होती है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर हम कभी भी, मतलब अगर हम स्टेशनरी हैं, अगर हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिकली टाइम में किस स्पीड से जाते हैं, वो है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि हम समय में कितनी स्पीड से जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आती है, जहाँ पर कर्वेचर आता है, वहाँ पर जो क्या होता है, टाइम डायलेशन नाम का फिनोमेना होता है। आपको पता होगा ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ये ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन क्या होता है, ये तब इंट्रोड्यूस होता है जब बॉडी में कर्वेचर आता है, और कर्वेचर आने से जो
बॉडी है वो टाइम में धीरे फ्लो करना शुरू हो देती है, मतलब कि टाइम की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है बेसिकली। तो हम टाइम की भी एक स्पीड होती है, तो उसे हम ये वाली स्पीड बोलते हैं। और जब आप रुके होते हैं तो आप लाइट की स्पीड से टाइम में मूव कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी हम इसे ड्राइव भी करेंगे। तो आप देखिए कि अभी हमने देखा था कि जो डिस्टेंस थी वो बेसिकली ये था। अभी हमने इसे जस्ट देखा और आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे ड्राइव भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, ये 2 स्क्वायर है यहाँ पर। लेकिन जब हम स्पेस और टाइम की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम स्पेस में तो मूव कर ही रहे हैं, स्पेस में तो हम मूव कर रहे हैं। और ये कौन सा फॉर्मूला लगता है वहाँ पर, वही जो अभी हमने कहा था कि डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। लेकिन हम जब टाइम में मूव कर रहे हैं तो यहाँ सी इंटू टी भी आ जाता है। अब यहाँ सी तो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या हो सकता है, ये टाइम चेंज हो सकता है। तो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, जो हम बेसिकली यूज करते हैं, उसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं। इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा। इसे लिखते हैं हम डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और ये सब माइनस में आता है। अब ये माइनस में क्यों आता है, इसके हम कुछ अलग वीडियो में बात करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको अलग तरीके से एक बात करनी पड़ेगी वीडियो में। और यहाँ पर एक और कांस्टेंट आता है सी स्क्वायर डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि सी कांस्टेंट है तो यहाँ पर डेल्टा टी में ही चेंज आ सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम लोग इंटरवल के रूप में करते हैं, और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है। अब जरा आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखिएगा जो अभी हम आपको बताएंगे इसमें। तो देखिए अभी हमने यही फॉर्मूला को डिराइव किया था। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पर डेल्टा टी के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं 3D वेलोसिटी यानी कि 3 डायमेंशन में बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो ये जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी ये सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। यानी कि जब हम 3D में होते हैं तो हमारी जो टाइम में वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड होती है। अभी तक हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काम कर रहे थे, जिसमें हम ये मान रहे थे कि जो टाइम डायलेशन होता है वो सिर्फ वेलोसिटी के चेंज होने के कारण होता है। लेकिन अब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसमें हम ये मानेंगे कि अगर कहीं मास इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मान लेते तो यहाँ पर एक स्पेस टाइम में कर्वेचर आ जाएगा। क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि फोर्स, बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम में कर्वेचर है। तो जो स्पेस टाइम में कर्वेचर है ये बेसिकली एक और टाइम डायलेशन को पैदा करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। और उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, डेल टी ओवर डेल रो इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 2gm, ये 1 माइनस है, ओवर आर सी स्क्वायर। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि बताता है कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन जो है वो आर पे डिपेंड करता है और मास पे, यानी कि कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है, बॉडी का मास कितना है, और साथ में ये आर पे प्रोड्यूस करता है। ये जो आर है ये बेसिकली अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, जो भी हमने अभी देखा था। तो आर जो है वो एक स्पेस टाइम में एक पॉइंट है, और एम है ये हमारा मास है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हम डेराइव तो नहीं करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये वाला, डेल टी ओवर डेल रो का होल स्क्वायर प्लस डेल डेल एक्स ओवर डेल रो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये जो फॉर्मूला होता है ये हम आप डेरिवेशंस का देख सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला कहता क्या है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें ये बताता है कि आपने, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रेविटी है बेसिकली वो स्पेस टाइम में कर्वेचर ला देता है, और ये उसकी वजह से जो टाइम की जो वेलोसिटी है, भाई अगर आपकी मान लेते हैं आपकी जो टाइम की वेलोसिटी है, यानी कि आप टाइम में जो जा रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी अगर वो ज़्यादा है तो आपके जो टाइम है वो ज़्यादा तेज बहेगा। और अगर किसी में मान लेते हैं हम टाइम डायलेशन बोलते हैं, तो टाइम डायलेशन बेसिकली क्या है कि उसकी जो स्पीड ऑफ टाइम है, यानी कि जो टाइम में चलने की जो उसकी स्पीड है वो बहुत कम हो गई है। तो ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो स्पीड ऑफ टाइम थी वो घटती थी वेलोसिटी से, कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में घटती है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से, यानी कि ग्रेविटी, यानी कि अगर स्पेस टाइम में कर्वेचर आ रहा है तो उसकी वजह से उसमें वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन होगा। तो उसकी यहाँ पर GR में जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें यहाँ पर ये जो टाइम की वेलोसिटी घटती है वो बेसिकली जो है वो
स्पेस टाइम में कर्वेचर की वजह से होती है। तो यहाँ पर तो ये हमने देख लिया। तो अब हम करते हैं ये क्या है, तो ये जो टर्म है ये हमें बताता है 3D वेलोसिटी, यानी कि हमारी जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स हर एक में जो वेलोसिटी बात करते हैं 3D 3 डायमेंशनल वेलोसिटी बताता है। तो ये वेलोसिटी हमें इसके बारे में बताता है, यानी कि इस इक्वेशन में हमें टाइम की वेलोसिटी और 3D वेलोसिटी, यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये टाइम की वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है ये इस हमारी एक्स की, यानी कि एक्स वाई जेड जहां पर हम मूव कर रहे हैं वहां की वेलोसिटी है, जो कि कांस्टेंट होती है। अब देखिए जो कांस्टेंट होने से हमें फायदा क्या है, इससे हम कैसे ग्रेविटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जब स्पेस टाइम में कहीं कर्वेचर आता है, मान लेते हैं स्पेस टाइम में कहीं कर्वेचर आया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हो जाता है। मान लेते हैं कि सन है, सन हमारे अर्थ पे जो है पास है, तो वहां पर स्पेस टाइम क्या है, कर्वेचर है, कर्वेचर आ गया। तो उसकी वजह से जो जो अर्थ है उसका जो फ्लो ऑफ टाइम है, जो टाइम मतलब स्पीड है जो टाइम की, वो बेसिकली क्या है, वो कुछ ना कुछ घट गई है। जैसे अभी हमने देखा था जब जब बॉडी जो है रेस्ट पे होती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट इस वेलोसिटी से वो टाइम में मूव करती है, लेकिन जब वो जो है मूव करने लगती है 3D में, तो या फिर कुछ भी 3D मूव करने लगती है, कोई भी उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, कोई भी रिलेटिविस्टिक, तो उसकी जो स्पीड ऑफ टाइम होती है वो कुछ घट जाती है। मान लेते हैं C से वो V हो गई, तो वहाँ पर तो ये वेलोसिटी से ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कर्वेचर से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अगर मान लेते सन और अर्थ पास है, मतलब कि वो उसमें ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हो रहा है, तो कर्वेचर की वजह से अर्थ की जो स्पीड ऑफ टाइम है वो घट गई है। अब इसके घटने की वजह से मान लेते हैं, इसके घटने की वजह से पहले हम ये मानते हैं कि कर्वेचर नहीं है। अब देखिए मान लेते हैं कर्वेचर नहीं था, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में अकेला है, कुछ नहीं है, कोई मास नहीं है, तो ये क्या होगा, डेल टी बाय डेल लो, ये मान लेते हैं कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि कोई कर्वेचर नहीं है वहाँ पर, तो ये तो कांस्टेंट ही होगा। जब ये कांस्टेंट है और यहाँ पर भी ये कांस्टेंट रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो अब हम लेकिन जब कर्वेचर आ जाता है तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हो जाता है उसका। तो जब ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन होगा तो उसकी जो वेलोसिटी थी, मतलब कि जो उसकी जो वेलोसिटी थी टाइम में, वो कुछ घट के मान लेते हैं v1 हो गई। जब ये चेंज हो गई, जब ये चेंज हो गया, ये चीज़ चेंज आ गया और ये कांस्टेंट है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन को काम करने के लिए ये भी चेंज करना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पर भी ये डेल टी बाय डेल लो चेंज हो रहा तो डेल एक्स बाय डेल लो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तभी तो ये -1 कांस्टेंट होगा। तो वही चीज़ है कर्वेचर के साथ। अब आप देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब इसकी वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर आ गया। जब स्पेस कर्वेचर आ गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन होगा। जब इस पे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी टाइम में कुछ चेंज होगी। जब चेंज होगी तो उस पे एक 3D वेलोसिटी आ जाएगी कुछ इधर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने ग्रेविटी को क्या कहा था, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब मान लेते हैं ये कुछ यहाँ आ गया मूव करके, अब ये यहाँ मूव करके आ गया, तो अभी हमने कहा था ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन मास पे तो मतलब कर्वेचर की वजह से पे तो उस पर डिपेंड करता बल्कि आर पे भी डिपेंड करता। तो यहाँ पर आ गया तो आर भी चेंज हो गया। जब आर चेंज हो गया तो फिर से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अभी जो लगातार ये मान लेते हैं वी डैश थी तो ये वी डबल डैश हो गई। अब यहाँ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन होता है? तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यानी कि जो, और हम जानते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी हम इस बात को जानते हैं कि ग्रेविटी क्या है, कोई भी फोर्स क्या है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, फोर्स पर मास। हम जानते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है उसके पास जाएगा उसका फोर्स बढ़ता जाएगा और मास तो कांस्टेंट है, यानी कि वो एक एक्सेलरेशन का बढ़ता जाएगा, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही बोलती है। तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि कर्वेचर से ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होता है। जब कहीं पर भी कर्वेचर आता है तो उसकी वजह से उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन होता है। उस ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से उसकी जो स्पीड ऑफ टाइम है वो चेंज हो जाती है। जब स्पीड ऑफ टाइम के चेंज होने के कारण जो 3 डायमेंशनल वेलोसिटी होती है, जो एक्स वाई और जेड की वेलोसिटी होती है, वो भी चेंज हो जाती है। और उस वेलोसिटी के चेंज होने पर ही
एक अट्रैक्टिव फोर्स देखने को हमें मिलती है, और उसी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। तभी जो ग्रेविटी को हमने स्पेस टाइम का कर्वेचर कहा है।